एक टूरिस्ट द्वीप पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन अचानक ज्वालामुखी फट पड़ता है। आसमान को ढक देने वाली राख चारों तरफ फैल जाती है। तेज भूकंप के कारण एक विशाल सुनामी भी आ जाती है और द्वीप पर मौजूद पर्यटकों के लिए यह एक डरावना सर्वाइवल बन जाता है। कहानी शुरू होती है कुछ पर्यटकों से जो एक यॉट पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र की सतह से सफेद धुआं उठने लगता है। एक महिला घबराकर देखती है कि जो साथी अभी अभी पानी में कूदा था वह गायब हो चुका है। कुछ ही देर में समुद्र उबलने जैसा लगने लगता है और उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। अब भागने का समय भी नहीं बचता। डेरिक अपने परिवार के साथ ला पाल्मा द्वीप पर छुट्टियां मनाने आता है। यह जगह नॉर्वे का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। खूबसूरत समुद्री किनारे को देखकर डेरिक का परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक भयानक आपदा आने वाली है। द्वीप के अंदर एक घाटी में भूवैज्ञानिक मैरी अपने साथी के साथ जांच कर रही होती है। दरअसल इस द्वीप के बीच में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कई सालों से शांत है, लेकिन उसके अंदर हलचल जारी है। मैरी हर 15 दिन में यहाँ जांच करने आती है, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखता है। चट्टानों से अचानक बहुत सारा पानी रिस रहा होता है। वह कुछ नमूने लेकर जांच के लिए रख लेती है। आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन पर कई मरी हुई चमगादड़ मिलती है। उसका साथी जांच करता है तो पता चलता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब वह ऊपर रोशनी डालते हैं तो देखते हैं कि गुफा की छत में एक नई दरार बन चुकी है। ला पाल्मा जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में निदेशक वारो एक खबर देखती है कि द्वीप के दक्षिण पूर्व में एक नाव दुर्घटना हुई है जिसमें 7 पर्यटक मारे गए। वह पहले से ही थोड़ा चिंतित होती है। तभी मैरी और उसका साथी अपनी खोज लेकर पहुंचते हैं। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि द्वीप का ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो रहा है। मैरी सुझाव देती है कि जल्द से जल्द लोगों को चेतावनी देनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। निदेशक डेटा देखकर घबरा तो जाती है, लेकिन उसके अपने विचार भी हैं। वह सोचती है कि द्वीप का ज्वालामुखी रोज हलचल करता है और यह दरार भी एक दिन में नहीं बनी है। अगर सिर्फ इन संकेतों के आधार पर चेतावनी जारी की गई तो निश्चित ही द्वीप के लोगों में घबराहट फैल जाएगी। ऊपर से यह समय पर्यटन का पीक सीजन है। काफी सोच विचार के बाद निदेशक ने फैसला किया कि फिलहाल मैरी को निगरानी उपकरण लगाने चाहिए और ज्वालामुखी की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन मैरी के साथी को एक और बड़ी चिंता थी कि ज्वालामुखी के समुद्र की ओर वाले हिस्से में कई किलोमीटर लंबी दरार मौजूद है। अगर ज्वालामुखी फिर से फटा तो पहाड़ का आधा हिस्सा समुद्र में गिर सकता है, जिससे एक भयंकर सुनामी आ सकती है। मैरी यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि फिर तो तुरंत लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजना चाहिए। लेकिन उसका साथी गहरी सांस लेकर कहता है कि निदेशक का सावधानी बरतना भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले एक ऐसी ही घटना हो चुकी है। तब भी ज्वालामुखी के सक्रिय होने के संकेत मिले थे और निदेशक ने तुरंत लोगों को निकालने का आदेश दे दिया था। लेकिन कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज भी वे निदेशक को दोष देते हैं कि उनकी वजह से उनका पूरा पर्यटन सीजन खराब हो गया। उधर समुद्र किनारे छुट्टियों का आनंद ले रहा डेरिक का परिवार इस खतरे से पूरी तरह अनजान है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका छोटा बेटा अचानक गायब हो गया है। घबराकर वे तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी खोजबीन के बाद वे उसे एक चट्टान पर खड़ा पाते हैं। वह बच्चा चुपचाप खड़ा समुद्र की ओर घूर रहा होता है। वे देखते हैं कि बड़ी संख्या में समुद्री कछुए झुंड बनाकर समुद्र के बीच की ओर जा रहे हैं, जबकि यह जगह उनका रहने का इलाका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे अपने बसेरे को छोड़कर जा रहे हैं? इधर मैरी ज्वालामुखी की गुफा से लिए गए पानी के नमूनों की जांच करती है और पाती है कि उसमें कोई खनिज नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह पानी जमीन से नहीं आया, बल्कि गुफा के अंदर तापमान में बदलाव के कारण भाप के संघनन से बना है। और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए मैरी और उसका साथी फिर से ज्वालामुखी वाले इलाके में पहुंचते हैं। राख से ढकी जमीन को पार करते हुए वे ज्वालामुखी के मुंह तक जाते हैं ताकि वहां कुछ निगरानी उपकरण लगा सकें। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ के बीच में पहुंचते हैं तो उन्हें एक नई दरार दिखाई देती है। भले ही वह अभी छोटी लग रही हो, लेकिन यह आगे कितनी बढ़ सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। जब दोनों उपकरण लगाने में लगे होते हैं तभी भूवैज्ञानिक विभाग के एक अन्य सदस्य को अचानक एक डरावनी बात का पता चलता है। पहाड़ के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। ये खबर मिलते ही निदेशक ने तुरंत मैरी को फोन किया और उसे अपने साथी के साथ तुरंत वहां से निकलने को कहा। लेकिन फोन कटने से पहले ही दरारों से भारी मात्रा में सफेद धुआं निकलने लगा। दोनों ने तुरंत अपना सामान उठाया और भागने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ पर्यटक मिल गए। मैरी रुककर उन्हें भी जल्दी वहां से जाने के लिए कहती है। इसी देरी के कारण पहाड़ के अंदर का धुआं और घना हो जाता है। मैरी नाक ढककर तेजी से भागती है, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। घबराकर वह खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य और शांत नजर आता है। निदेशक बाहर कॉरिडोर में बैठी होती है और खुश होती है कि पिछली रात ज्वालामुखी नहीं फटा। वह बताती है कि जो सफेद धुआं निकला था वह सिर्फ ज्वालामुखी का दबाव
कम करने की प्रक्रिया थी। अब पहाड़ के अंदर का दबाव खतरे की सीमा से नीचे है, इसलिए उसने आपातकालीन निकासी का आदेश नहीं दिया। लेकिन एक भूवैज्ञानिक होने के नाते मैरी जानती है कि ज्वालामुखी का दबाव निकलना अक्सर बड़े विस्फोट का संकेत होता है। वह निदेशक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निदेशक उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। उसे डर है कि कहीं कुछ साल पहले जैसी गलती फिर से न हो जाए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, इसलिए वे इस मामले को सिटी हॉल में मेयर के सचिव के पास लेकर जाते हैं। लेकिन सचिव की राय भी निदेशक जैसी ही होती है। वह कहता है कि सिर्फ अंदाजों के आधार पर लोगों में डर नहीं फैलाया जा सकता। आखिरकार निदेशक एक बीच का रास्ता निकालती है। वह कहती है कि ज्वालामुखी पर लगातार नजर रखी जाएगी और सभी डेटा उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि आगे का फैसला ले लें। लेकिन मैरी को लगता है कि इसमें बहुत समय बर्बाद हो रहा है, जबकि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। सबसे पहले वह अपने छोटे भाई के बारे में सोचती है और उसे बार बार फोन करके कहती है कि वह तुरंत सबसे नजदीकी फ्लाइट लेकर द्वीप छोड़ दे। जब मैरी वापस मॉनिटरिंग सेंटर पहुंचती है तो वह देखती है कि ज्वालामुखी का अंदरूनी दबाव तेजी से बढ़ रहा है। आसपास की चट्टानें भी जोर जोर से कांप रही हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब ज्वालामुखी बहुत जल्द फटने वाला है। यह देखकर निदेशक भी घबरा जाती है और तुरंत अपने सहायक को आदेश देती है कि नगर प्रशासन को सूचना देकर निकासी की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। लेकिन अब यह काफी देर से लिया गया फैसला लग रहा था। एक यात्री विमान रनवे पर उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक ज्वालामुखी के ऊपर से भारी मात्रा में धुआं और राख निकलने लगी। जब तक पायलट को उड़ान रद्द करने का संदेश मिला, तब तक विमान हवा में उड़ चुका था। दूर स्थित ज्वालामुखी की ओर बढ़ते हुए पायलट ने पूरी कोशिश की दिशा बदलने की, लेकिन तेजी से फैलते धुएं और राख से बच नहीं सका। उधर डेरिक उस समय होटल में आराम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक विमान उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी पूंछ में आग लगी हुई है। कुछ ही पल में वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सभी पर्यटक दहशत में चिल्लाने लगते हैं। मेयर का सचिव भी यह सब देखकर समझ जाता है कि अब बड़ी आपदा आने वाली है। मेयर तुरंत भूवैज्ञानिक विभाग के निदेशक से संपर्क करता है। विशेषज्ञों की टीम डेटा का विश्लेषण करके बताती है कि ज्वालामुखी का यह विस्फोट कुछ ही घंटों में शांत हो जाएगा। इसी आधार पर मेयर निदेशक के आपातकालीन निकासी के प्रस्ताव को खारिज कर देता है। निदेशक हैरान रह जाता है। अगर पहाड़ का हिस्सा समुद्र में गिरा तो इससे एक भयानक सुनामी आ सकती है। लेकिन मेयर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि द्वीप पर हजारों पर्यटक मौजूद हैं और निकासी से होने वाले नुकसान को कोई उठाना नहीं चाहता। निदेशक यह सुनकर मानो टूट जाता है। वह अपने कर्मचारियों को आदेश देता है कि वे तुरंत अपने परिवारों के साथ द्वीप छोड़ दें, जबकि वह खुद वहीं रहकर ज्वालामुखी की निगरानी करने का फैसला करता है। मैरी बिना देर किए अपने घर लौटती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि उसका छोटा भाई शराब पीकर हंगामा करने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मैरी पुलिस को ज्वालामुखी और आने वाली आपदा के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस के पास कोई आधिकारिक निकासी आदेश नहीं होता। उल्टा वे मैरी को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। सबको हैरानी होती है जब विशेषज्ञों की बात सही साबित होती है और कुछ घंटों बाद ज्वालामुखी शांत हो जाता है। पर्यटक फिर से अपनी छुट्टियों का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच डेरिक की पत्नी का भाई, जो आपातकालीन नियंत्रण विभाग में काम करता है, तो वह यह जानता है कि ला पाल्मा द्वीप के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह चुपके से डेरिक की पत्नी को फोन करता है और कहता है कि वे तुरंत फेरी पकड़कर द्वीप छोड़ दें। डेरिक को अपने साले पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वह तुरंत होटल वापस जाकर सामान पैक करता है। लेकिन जब वे टैक्सी लेकर बंदरगाह जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत कम गाड़ियां मिलती हैं। तभी डेरिक की नजर सड़क किनारे खड़ी एक वैन पर पड़ती है, जिसका इंजन चालू होता है। ड्राइवर थोड़ी दूरी पर सामान उठा रहा होता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डेरिक अपने परिवार को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और बिना देर किए एक्सेलरेटर दबाकर तेजी से निकल पड़ता है। करीब 10 मिनट बाद उसका परिवार आखिरकार वहां पहुंच जाता है। दूर से उन्हें एक फेरी निकलती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वे गाड़ी से उतरने वाले होते हैं, तभी वैन का असली ड्राइवर उनके पीछे आ पहुंचता है। डेरिक अपने परिवार को जल्दी से जहाज पर चढ़ने को कहता है और खुद पीछे रुककर ड्राइवर को रोकता है। उसे बुरी तरह पीटा जाता है और ऊपर से उसे काफी पैसे भी देने पड़ते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि होटल से बंदरगाह तक पैदल एक शॉर्टकट था, जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता था और गाड़ी से आने में उल्टा ज्यादा समय लग गया। यह सोचकर उसका दिल टूट जाता है। जब वह भागते हुए बंदरगाह पहुंचता है, तब तक फेरी निकल चुकी होती है। वह बेबस होकर अपने परिवार को जाते हुए देखता रह जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और एक नाव किराए पर लेकर उनका पीछा करने का फैसला करता है। तभी अचानक आसमान में आपातकालीन निकासी का सायरन बज उठता है। दरअसल निदेशक ने देखा कि ज्वालामुखी का दबाव फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इस बार उसने किसी से अनुमति लिए
लिए बिना सीधे निकासी का आदेश जारी कर दिया। यह सुनकर डेरिक हैरान रह जाता है, क्योंकि नाव किराए पर देने वाले को भी कंपनी से आदेश मिल चुका होता है कि सभी सेवाएं बंद कर दी जाएं। तभी उसे एक दयालु स्थानीय व्यक्ति मिलता है, जिसकी नाव में एक खाली जगह होती है। डेरिक तुरंत उसमें सवार हो जाता है, लेकिन वह राहत की सांस ले ही रहा होता है कि दूर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। द्वीप का ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ता है। इस बार विस्फोट पहले से कहीं ज्यादा भयानक होता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उधर मैरी का भाई यह सब सुनकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह अपनी बहन को छुड़ाने का सोच ही रहा होता है कि पुलिस वाले खुद ही डर कर भाग जाते हैं और चाबी वहीं छोड़ देते हैं। वह दौड़कर मैरी को आजाद कर देता है और जाते जाते पास की कोठरी में बंद एक अपराधी को भी छोड़ देते हैं। ज्वालामुखी से निकलती लावा को देखकर मैरी अपने भाई के साथ बंदरगाह की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में डेरिक उन्हें रोक लेता है। वह बताता है कि अब बंदरगाह पर कोई भी नाव नहीं बची है। डेरिक बताता है कि वह बड़ी मुश्किल से आखिरी यॉट पर चढ़ पाया था, लेकिन तभी एक माँ अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। नाव में जगह नहीं थी तो उसने अपनी सीट उस महिला को दे दी। शायद उसकी इसी भलाई का फल उसे मिलने वाला था। मैरी का भाई बताता है कि उसने समुद्र किनारे एक नाव छुपा रखी है। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वालामुखी के दूसरी ओर वाले समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां सच में एक स्पीड बोट खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वे रस्सी खोलने लगते हैं, तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। मुड़कर देखते हैं तो वही अपराधी खड़ा होता है जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था। वह बंदूक तान कर कहता है कि यह नाव उसे दे दी जाए, क्योंकि उसके कुछ साथी भी वहां आने वाले हैं। छोटे भाई को यह बात मंजूर नहीं होती और वह गुस्से में आगे बढ़कर बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पेट में गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। डेरिक अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। वह हमलावर से भिड़ जाता है। काफी मार खाने के बाद जब वह लगभग हारने ही वाला होता है, तभी वह एक पत्थर उठाकर हमलावर के सिर पर मारता है। बड़ी मुश्किल से वह उसे काबू कर पाता है, लेकिन तभी उस अपराधी के बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। हालात बिगड़ते देख डेरिक जल्दी से दुखी मैरी को संभालता है और बंदूक दिखाकर बाकी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। मैरी भी खुद को संभालती है और जल्दी से स्पीड बोट स्टार्ट करके समुद्र की ओर निकल पड़ती है। उधर वे लोग किसी तरह आखिरी फ्लाइट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे विमान में चढ़ने वाले होते हैं, डेरिक की बेटी सारा की नजर अपनी फंसी हुई दोस्त पर पड़ती है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह छोटे भाई को लेकर पहले विमान में बैठ जाए और खुद दौड़कर अपनी दोस्त के पास जाती है। वह अपने पिता के लिए रखा गया टिकट अपनी दोस्त को दे देती है। दोनों सहेलियां किसी तरह विमान में चढ़ जाती हैं, लेकिन सारा की माँ अपनी बेटी को न देखकर घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए विमान से नीचे उतर जाती है। इस तरह माँ बेटी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इधर निदेशक अपने ऑफिस में बैठा दुखी हो रहा होता है। उसे लगता है कि सभी कर्मचारी जा चुके हैं, लेकिन तभी उसे एक सहकर्मी मिल जाता है। वह मैरी का साथी था, जो पहले हादसे में घायल होकर बेहोश हो गया था। ज्वालामुखी के विस्फोट के अलार्म ने ही उसे होश में लाया। अब वहाँ से भागना नामुमकिन था, इसलिए वह वापस जियोलॉजिकल सेंटर आ जाता है। निदेशक और वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर दोनों सुरक्षा सूट पहनकर ज्वालामुखी के पास पहुंचते हैं। उफनते लावे को देखकर निदेशक को पछतावा होता है कि अगर उसने पहले ही सही फैसला लिया होता तो शायद इतने लोगों की जान खतरे में न पड़ती। मैरी का साथी अपनी जेब से एक शराब की बोतल निकालता है, मानो मौत का सामना करने के लिए तैयार हो, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। दरारें तेजी से फैलती हैं और पहाड़ का आधा हिस्सा समुद्र में जा गिरता है। इसके साथ ही एक विशाल सुनामी बनने लगती है। दूसरी तरफ डेरिक और मैरी किसी तरह पास के द्वीप पर पहुंच चुके होते हैं। अचानक उन्हें दूर से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई देती है और एक तेज हवा का झोंका उनकी ओर आता है। मैरी तुरंत दूरबीन निकालती है और देखती है कि जिस सुनामी का उसे डर था वह सच में आ चुकी है। इंसानों को विशाल लगने वाले जहाज भी उसके सामने एक पत्ते की तरह कमजोर लग रहे हैं। जब वे दोनों पूरी तरह निराश हो जाते हैं, तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें एक लोकेशन दी गई होती है जहां सुरक्षित जगह होने का दावा किया गया है। दरअसल कुछ ही मिनट पहले एक समुद्री लहर विशेषज्ञ ने डेटा के आधार पर गणना की थी कि ला पाल्मा ज्वालामुखी से बनी सुनामी भले ही बहुत खतरनाक हो, लेकिन पास के द्वीप की खास बनावट कुछ हिस्से में इसके प्रभाव को कम कर सकती है। वहाँ एक छोटा सा सुरक्षित क्षेत्र बन सकता है जहाँ लोग शरण ले सकते हैं। डेरिक के साले ने तुरंत फैसला लेते हुए वह लोकेशन सभी लोगों के मोबाइल पर भेज दी। डेरिक को पता चलता है कि सुरक्षित जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वह मैरी को लेकर तुरंत वहाँ की ओर निकल पड़ता है। लेकिन तब तक विशाल सुनामी साफ दिखाई देने लगती है। दोनों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वे सच में मौत के साथ दौड़ लगा रहे होते हैं। उधर एयरपोर्ट पर फंसी डेरिक की पत्नी को भी वही मैसेज मिलता है। वह विमान में बैठी अपनी बेटी को फोन करके
चेतावनी देना चाहती है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है। विमान के अंदर पायलट को भी आने वाली विशाल लहर का अंदाजा हो जाता है और वह पूरी ताकत से विमान को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनामी की रफ्तार को कम आंक लेता है। यात्रियों को कुछ समझ आता उससे पहले ही वह विशाल लहर पूरे विमान को निगल जाती है। दूसरी तरफ डेरिक की पत्नी और उसका छोटा बेटा बेहद किस्मत वाले साबित होते हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर कुछ अच्छे कर्मचारी मिल जाते हैं जो उन्हें पहले ही एक गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। इधर डेरिक और मैरी अभी भी जिंदगी की दौड़ में लगे हैं। उनके पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची लहर दौड़ रही होती है और उनकी छोटी सी नाव पूरी रफ्तार से भाग रही होती है। तभी उन्हें सामने से एक और विशाल लहर आती हुई दिखाई देती है। वे पूरी तरह निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी सामने एक संकरी घाटी नजर आती है। डेरिक तुरंत नाव मोड़ता है और अगले ही पल दोनों विशाल लहरें आपस में टकरा जाती हैं। उनकी ताकत एक दूसरे को कमजोर कर देती है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और यह उन्हें साफ समझ आ जाता है। डेरिक जल्दी से किनारे पहुंचता है जहां पहले से कई बचे हुए लोग जमा होते हैं। वह कई लोगों से पूछता है और आखिरकार उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पूरी तरह नष्ट हो चुका है। यह सुनकर वह टूट जाता है और अपने परिवार को खोने के दुख में डूब जाता है, लेकिन तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी पत्नी और बच्चे जिंदा उसके सामने खड़े होते हैं। वे भी किसी तरह इस आपदा से बच निकले होते हैं। उधर विमान में मौजूद डेरिक की बेटी भी होश में आती है। वह अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर टूटे हुए विमान से बाहर निकलती है और सामने का भयानक दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद राहत और बचाव दल आखिरकार वहां पहुंचता है। इस भयानक सुनामी के बाद डेरिक का परिवार एक चमत्कार की तरह फिर से एकजुट हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करना न भूलें।